सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी में क्या प्रोस्पेक्टिव बनता है कि हमारे जो गट्स बैक्टीरियाज हैं या फिर उसके जो गुड बैक्टीरिया जिसको आप कहते हैं, तो क्या होम्योपैथी में हम इसको रिकवर कर सकते हैं? क्या इसकी जो हमारे कोई मेडिसिन ऐसी है होम्योपैथी में जो इसको जो इको फ्रेंडली हो? तो सबसे पहले देखिए, गट्स एक ऐसी चीज़ है कि हमारे बॉडी में इनकी तादाद ट्रिलियंस में होती है। अब ट्रिलियन में इन द सेंस क्योंकि ये गुड बैक्टीरियाज है, इनका और हमारे बॉडी का जो संपर्क होता है एक दूसरे के इको फ्रेंडली होता है। अगर इनके साथ हम छेड़छाड़ करते हैं तो ये सारा सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। अब गट्स का कुछ इस तरह से है कि होम्योपैथी में इनकी क्या हम देखते ही है कि कोई मेडिसिन है या फिर कोई मदर टिंचर है या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं, है ना, जो हम इसको अपने इसमें जो है इसकी तादाद को बहुत ज़्यादा, आप उसको क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको रिकवर करने में करते हैं। तो देखिए, कोई भी होम्योपैथी की मेडिसिन अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना चाहिए मेरे ख़्याल से। जितने भी प्रैक्टिशनर हैं जो पैथोलॉजी को नहीं मानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको पैथोलॉजी को थोड़ा बहुत तो एलिमेंट्री पैथोलॉजी को मानना ही चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो गट्स है ना, ये गट्स की इतनी काम है जिसम में कि ये सारे सिस्टम को आपका इधर उधर कर देते हैं। अगर इन्हीं को ही बता लिया जाए, अगर इन्हीं को ही बचा लिया जाए, इनके ही बैलेंस, इनके ही काम को अगर बैलेंस कर लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी के दो चार ही मेडिसिन ऐसे हैं जो इनको बहुत अच्छे इको फ्रेंडली होते हैं। कोई कोई डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब करता है मदर टिंचर कुछ लंबा समय तक, ये डेंजरस हो सकता है, ठीक है। बस एक दो है, 10-15 दिन, हफ्ता दिन, ठीक है, या फिर 15 दिन, उससे ज़्यादा मदर टिंचर को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गट आपके जो है ना, ये पूरे उससे मुतासिर होते हैं और ये एक सिस्टम को आपके बॉडी में एक जनरेट कर देते हैं। तो होम्योपैथी के अगर 2-3 हर्ब को देखें जो प्लांट किंगडम की है, बहुत आदमी रिकमेंडेशन करते हैं कि आप हाइड्रोस्टिक को लीजिए मदर टिंचर में, तो एक पॉइजनस है, ठीक है। तो बहुत सारा पॉइज़न ऐसे हैं कि आप इसको नहीं दे सकते हैं, इसलिए देने से इनके आपके गट्स ख़राब हो सकते हैं, आपके गट्स का ये होते हैं। और आपको अगर देखें तो गट्स में ही अगर देखें तो 23,000 से अधिक सिर्फ जीन्स होते हैं। इसी गट हमारे बॉडी में जो गट्स हैं, इनके ही अंदर में जो अगर देखें जीन्स बॉडी में, तो 23,000 से अधिक होते हैं। लगभग एग्जैक्ट तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन 23,000 से अप्रोमैक्स 23,000 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर इन्हीं को ठीक कर लिया जाए तो बहुत सारी बीमारी हम जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ से बच सकते हैं। हम जो जो फैमिली हिस्ट्री में जो बीमारियां आ रही है उनसे बचा जा सकता है। तो ये गट को मैनेज करने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं, ठीक है। और मैं आज सिर्फ आज हम सिर्फ कोशिश ये करेंगे कि गट्स की थोड़ा बहुत आपको हम यहाँ पे जानकारी दे दें। तो गट्स में एक दो हर्ब है, लाइको है, आर्सेनिक है, ब्रोनिया है, ठीक है, कार्बोवेज है, ठीक है। ये गट्स को आपका जो है ना बहुत अच्छा इको फ्रेंडली होता है। क्योंकि आप देखें, अगर हम देखें अगर एक चीज़, तो जैसे आप बदन पर कुछ भी लोशन लगाते हैं, कोई भी केमिकल लगाते हैं, ठीक है, आप देखे होंगे कि आपको फंगल इन्फेक्शन सालों साल, बरसों बरस, 10 साल 15 साल से नहीं जा रहा है। कारण क्या है कि आपके गट्स वगैरह ठीक नहीं है, आपके गट्स का तादाद कम हो रहा है। तो बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर जो है ना उसको प्रोबायोटिक सजेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये प्रोबायोटिक सजेस्ट करने के बाद ही कुछ मेडिसिनें भी देते हैं। इसी वजह के अगर एंटीबायोटिक लंबा समय तक अगर आप लें तो आपके गट्स ख़त्म हो सकते हैं, परमानेंटली नहीं, कुछ तो ख़त्म ही हो जाते हैं। तो आज हम एक मेडिसिन का यहाँ पे चर्चा करेंगे और वो मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके, क्योंकि देखिए एक्चुअली होता क्या है कि आप जैसे आपको फीवर हुआ, टाइफाइड हुआ या कोई भी फीवर हुआ, तो बहुत सारे एंटीबायोटिक रिकमेंडेशन करते हैं, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक आपको लंबा समय तक रिकमेंडेशन करते हैं। यही वजह है कि फ़ीवर के बाद आप देखिएगा कि अगर एंटीबायोटिक के बाद आपको वीकनेस आने लगती है, तो इसका मतलब है आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब होने लगता है। तो इन चीज़ों में हम अगर आर्सेनिक एल्बम को, ठीक है, अगर दी जाए तो ये गट के बिल्कुल ही इको फ्रेंडली होते हैं। दूसरा, कार्बोवेज को अगर हम दें, और कार्बोवेज ऐसा है कि ये क्या करते हैं कि ये गट्स का आपको जो डाइजेशन में है उसको बिल्कुल आपकी गैस, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, लेकिन इनकी पोटेंसी हमेशा लोअर में रखी जाती है, ठीक है,
ताकि आपके गट्स को ज़्यादा ये नहीं हो। आप जैसे कोई भी आज के ज़माने में अगर आप देखें तो प्रोबायोटिक या सप्लीमेंट ये गट्स को रीजनरेट नहीं कर सकता है। तो जैसे अगर हम देखें कि जैसे वाइटल फोर्स है हमारा, ये वाइटल फोर्स क्या है, जैसे हनीमैन साहब ने अपनी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में इस चीज़ का बिल्कुल ही जिक्र किए हैं कि हमारे अंदर में वो सारी खासियतें हैं जो हम लोग किस में करते हैं, वाइटल फोर्स के रूप में। उस चीज़ को उन्होंने वाइटल फोर्स का नाम दिया, और वही को अगर हम समझें दूसरे भाषाओं में तो उसको अगर आप पैथोलॉजी के इसमें समझें, रिसर्च के विभाग में अगर रिसर्च के विषय में या फिर रिसर्च के ब्रांच में उसको समझें तो वो आपके गट्स हैं। ठीक है, इन्हीं का इधर उधर हो जाना आपके बीमारियों का कारण होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ आज के ज़माने में जैसे आपको जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे फैट उसमें होते हैं जो इनडाइजेस्टेबल होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। बड़ी आंतों में क्या होता है कि बड़ी आंतों में आपको गया 4 से 5 घंटा के अंदर ही उसको बाहर छोटी आंत की तरफ धकेलना पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ प्रोटीन ऐसे हैं, कुछ कुछ फैट ऐसे हैं जो 3-4 घंटा में आपका HCl, उसको जितना आपका बॉडी HCl बनाता है, जिसका स्टमक आपका HCl बनाता है, वो उसको नहीं कवर पाता है, फिर वो चले जाता है छोटी आंत में। और जब छोटी आंत में जाता है तो वहाँ पे पड़ा हुआ कोई भी चीज़ जो है वो फंगस बनाता है। यही है कि आपको स्किन का डिजीज़ होगा, आपको फंगल इन्फेक्शन होगा, आपको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होगा, और भी कारण हो सकते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं आपको। तो हम लोग खाना वैसे खाएं कि जो आपके गट्स के लिए बिल्कुल ही ईजी हो, और उसके लिए होम्योपैथी के एक मेडिसिन कार्बोवेज को रिकमेंडेशन किया जा सकता है, और कार्बोवेज छोटी पोटेंसी में दी जा सकती है। अब देखें तो फिर हेपरसल्फ भी बहुत बड़ी है। तो हम अगले जब इसके डिटेल वीडियो हम लाएंगे इसमें, और इसमें सारे हम प्रूफ के साथ आपको हम दिखाएंगे कि कौन मेडिसिन कितना लेवल तक, और इसके 2-3 रिसर्च पेपर भी हैं। ठीक है, उसको सामने में हम रखेंगे, और कोशिश हम ये करेंगे कि हमारा गट्स कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जिस्म के लिए, और हम इसको अगर इसके साथ छेड़छाड़ी करते हैं तो फिर बड़ी बीमारियों का जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो आपको फैमिली हिस्ट्री में बीमारी आ रहा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे जीन्स को इधर उधर कर देते हैं, तो हम उसके प्रोस्पेक्टिव में होम्योपैथी के कुछ मेडिसिनों को फिर हम उसके डिटेल में एक समझेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप हमारे मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने में जो फैक्ट है, जो हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस है, उसी विषय पर हम बात करते हैं। दूसरी हम इधर उधर की किताबी बातों भी नहीं करते हैं, बस रेफरेंस के तौर पर हम किताब की 2-4 बातें आपको हम रखते हैं कि होम्योपैथी के पर्सपेक्टिव में ये कितना सही है। लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि पेटेंट मेडिसिन कितना काम करता है। देखिए, पेटेंट मेडिसिन का टेम्पररी वर्क रहता है, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं रहता है। ठीक है, उसमें दिखाना चाहिए कि पेटेंट जो बनता है तो उसको तो एक्चुअली जाँच होता नहीं है कि उसमें क्या मेडिसिन है, क्या चीज़ है, क्या पोटेंसी है, क्या है। लिखने का कुछ और रहता है, क्योंकि एक बार जब फार्मास्यूटिकल को लाइसेंस हो जाता है फिर उसके बाद उसका क्वालिटी कौन चेक करता है? उसके लिए तो स्टैंडर्ड कोई कमेटी है नहीं। तो इसलिए हम पेटेंट मेडिसिन को रिकमेंडेशन नहीं करते हैं ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो हमारा जो गट्स है इसके बारे में पूरा डिटेल से हम बात करेंगे, और होम्योपैथी के मेडिसिन, उसका सिम्टम, उसके सारे हम इस चीज़ का वीडियो लंबा होगा, कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद।